गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा राज्यपाल का टॉपिक चल रहा था उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि राज्यपाल से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे राष्ट्रपति है वैसे राज्य स्तर पर राज्यपाल है, तो राष्ट्रपति से जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का एक एरिया होता है कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कंपटीशन में। जैसे बड़े लेवल का आप एग्जाम देते हो, RS IS देते हो, उसमें थोड़ा डेप्थ में चले जाते हैं, लेकिन जो और एग्जाम है उनमें नॉर्मली जो है वो डेप्थ में नहीं जाते हैं वो लोग। तो हमारे फिक्स एरिया होता है जहाँ से मतलब हमारा जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन से क्वेश्चन, जैसे राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, विधान परिषद है, विधानसभा है, संसद है, मूल अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, अनुसूचियाँ हैं, अनुच्छेद हैं, और उसके साथ जो है हमारी प्रस्तावना है। यहाँ से ऐसा है कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और शायद अभी मैंने आपको एक दिन रीट की और एक एग्जाम और थे उनकी भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि रीट में मूल अधिकार से क्वेश्चन पूछा गया था, रीट में नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, रीट में प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वही कर पाएगा। एक नॉर्मल स्टूडेंट जो कोई भी चीज़ गाइड बुक जो भी लेके बैठ गया और उसने करने की कोशिश की होगी तो वो नहीं कर पाया होगा, क्योंकि सारे टेक्निकल क्वेश्चन थे कि आपको वो चीज़ आती है तो ही आप कर पाओगे। उसमें कोई तुक्केबाजी और इस तरह के क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन मैंने एरिया आपको बताया कि हम उसी एरिया पे ज़्यादा फोकस करते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जहाँ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं उन पे हम फोकस क्या करते हैं, कम करते हैं। जैसे मैं नागरिकता का क्वेश्चन कोई पूछ रहे तो पूछ रहे, नहीं पूछते हैं तो हम नागरिकता पे फोकस नहीं करते हैं। जैसे और चीज़ें उन पे फोकस नहीं करते, हम उसी पार्ट पे फोकस करते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राज्यपाल जो है वो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे कंपटीशन का। और इस राज्यपाल के हमने पीछे सारी चीज़ें देखी हैं कि उसकी नियुक्ति कैसे होती है, उसकी योग्यता क्या है, उसका वेतन क्या है, पद की शर्तें क्या हैं, कार्यकाल कितना है, कौन कौन से आर्टिकल अनुच्छेद हैं उसके लिए। तो वो सारी चीज़ें हमने पीछे देखी हैं 2 वीडियो में। और आज हमारी इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है तीसरी जो हम पढ़ेंगे, उसकी शक्तियाँ, कि क्या क्या शक्तियाँ हैं उसके पास, क्या क्या पावर हैं, और साथ में क्या क्या उसके कार्य हैं। तो शक्तियाँ और कार्य दोनों एक ही चीज़ है, अलग नहीं है, कंफ्यूज ना हो आप लोग। चाहे उसको शक्तियाँ कह दीजिए चाहे उसको कार्य कह दीजिए, दोनों एक ही हैं। इंग्लिश में भी हम देखते तो पावर, कई बार उसका भी ऐसे कैसे लिख देते हैं पावर, तो पावर का मतलब भी शक्ति होती है, कार्य होता है, आप कंफ्यूज ना हो। स्टूडेंट जब भी हम कोई चीज़ की पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसका एक आधार ढूंढते हैं कि आधार कैसे बनाया जाए ताकि हम उसको पढ़ें। और जब भी हम पढ़ाई करेंगे तो की वर्ड से ही हम पढ़ सकते हैं। हमें पूरी रामायण तो याद कभी नहीं होती है, पूरी बुक कभी याद नहीं होगी, पूरे हमारे कोई भी चीज़ें याद नहीं होती। हम एक की पॉइंट ढूंढते हैं हर चीज़ में, और उस की पॉइंट से हम पढ़ाई करते हैं तो ताकि हमें सफलता मिलती है। क्योंकि एक वर्ड याद रखना जो है वो आसान होता है बजाय एक पूरे पेज के। हम पेज को याद नहीं रख सकते, लेकिन उस एक वर्ड से हम पूरा पेज याद रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये वर्ड है, इसके आधार पे पेज लिखा हुआ है, तो इसमें क्या क्या समाहित है। तो इसी तरह से जो है मैंने आज अभी शक्तियाँ लिखी हैं, उस एक कीवर्ड के आधार पर ये जो है हम सारी चीज़ें समझेंगे कि कार्यपालिका है तो क्या है, व्यवस्थापिका है तो क्या है, न्यायपालिका है तो क्या है, वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं, फिर स्व विवेक की शक्तियाँ हैं तो वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम कीवर्ड के आधार पे समझेंगे, क्योंकि हमें सारी जो राम कथा है वो बुक्स में मिल जाती हैं और बुक्स में हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमें जहाँ भी पढ़ना है, जो भी करना है, तो हमें कीवर्ड के आधार पे करना है। सफलता तभी मिलेगी जब आप कीवर्ड खुद भी ढूंढने लग जाओगे। जब कोई एक पेज देखते रहे, एक पेज में से मैं आपको बोलूँगा आपको एक ही वर्ड निकालना है तो आप निकाल लोगे, इसका मतलब है कि आप सफल होने की कगार पे हो, आप सफल हो सकते हो। जब मैं दे दूँ कि मैम इसमें तो मालूम ही नहीं कौन सा कीवर्ड है, क्या ढूंढने क्या नहीं ढूंढने, तो फिर यह है कि अभी तक आप उसको, आपकी जो दृष्टि कोण है किसी भी चीज़ को देखने को बहुत संकुचित, अभी विस्तृत जब होगा, जब आपको एक पेज दे दिया उसमें आपने निकाला कि इस पे है, इसके जो है इसमें वर्णन किया गया, तो वही की पॉइंट है जो आपके सामने मैंने अभी लिखे हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं स्टूडेंट राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल की शक्तियाँ जो हैं वो 2 प्रकार से देखी जाती हैं। पहली तो होती है राज्यपाल की सामान्य शक्तियाँ, और सामान्य शक्तियाँ, उन सामान्य शक्तियों को हम दूसरी चीज़ में क्या कहेंगे कि संविधान के द्वारा जो है प्रदान, तो सारी संविधान संवैधानिक शक्तियाँ भी उनको बोलते हैं, ठीक है। यानी 2 प्रकार की शक्तियाँ होती है, सामान्य शक्तियाँ और दूसरी होती है स्वविवेकीय शक्तियाँ। सामान्य शक्तियाँ तो क्या होती हैं कि उसमें उसको संविधान के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, अपनी उसकी कोई नहीं चलेगी, ठीक है। जैसे जो संविधान में लिखा हुआ है, जैसा हमारा है सारे रूल रेगुलेशन, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। पर स्वविवेक का अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने विवेक से भी कुछ निर्णय ले सकता है, ठीक है। और स्टूडेंट आपको मैं बता दूं
कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को स्वयं विवेकीय शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं, सिर्फ राज्यपाल को ही स्वयं विवेकीय शक्तियां प्राप्त होती हैं कि वो कुछ मामलों में जो है निर्णय खुद लेता है। ऐसी स्थितियाँ आ जाती है, जब भी हम बताएंगे, जब हम स्वयं विवेकीय शक्तियाँ पढ़ेंगे तब उसमें करेंगे कि क्या क्या शक्तियाँ हैं ऐसी जिसके कारण कि उसको खुद को डिसीजन लेने पड़ जाते हैं, तो उसका मतलब है कि स्वयं विवेकीय शक्तियाँ होती। तो सामान्य शक्तियों में मैंने पहली शक्ति लिखी थी, ऊपर ऊपर से एक सतही खाका देखते हैं। सबसे पहले कि कार्यपालिका की शक्ति, दूसरी होती है व्यवस्थापिका और विधायिका, फिर होती है न्यायिक, फिर होती है वित्तीय शक्तियाँ। तो 4 इंपॉर्टेंट शक्तियाँ हैं, यानी उनके सारे अधिकार और कार्यों को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। कुछ कार्यों को तो हमने कार्यपालिका में रख दिया है, कैसे नियुक्ति होती है, देश की पूरी शासन इसी के नाम चलता है, राज्य का पूरा शासन राज्यपाल के नाम चलता है, जैसे राष्ट्रपति के नाम पूरे राष्ट्र को चलता है, ठीक है। विधायी शक्तियाँ क्या है, कब सत्र बुलाए जाते हैं, कब अध्यादेश जारी किया जाता है, कब सत्र को आहूत करता है, कब अभिभाषण देता है, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो कहाँ आते हैं, विधायिका व्यवस्थापिका में, ठीक है। न्यायिक शक्तियाँ हैं कि न्याय से रिलेवेंट जो भी क्वेश्चन होगा जो हम न्यायिक शक्तियों में देख लेंगे। उसके बाद हमारी आती है वित्तीय शक्तियाँ कि कब बजट रखा जाता है, वित्तीय आयोग का कैसे वो निर्वाचन करता है, वित्तीय आयोग अपनी रिपोर्ट देता है, वो कैसे विधानमंडल के सामने रखता है। तो ये सारी क्या आ रही है, विधायी शक्तियाँ। और न्यायिक शक्तियाँ में यदि हम देखते हैं तो पहले तो मैंने कल बताया था महाधिवक्ता, बताया था ना मैंने कि जो हमारी राज्य सरकार होती है उसका एक अंग महाधिवक्ता भी होता है। और वो महाधिवक्ता कौन होता है, वो महाधिवक्ता होता है न्याय कानून का प्रथम सलाहकार, राजस्थान के कानून का प्रथम सलाहकार। यदि हम राजस्थान की बात करें, हरियाणा का करते तो हरियाणा का, यूपी का करते तो यूपी का कानून का प्रथम सलाहकार। तो यानी कानून का सलाहकार हो गया, तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, ये करेगा, राज्यपाल करेगा। उसके साथ ही में यदि हमारे यहाँ पे यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय में, तो राज्यपाल से राय ली जाती है, ठीक। तो वो राय भी इसमें यानी कि न्याय में कहीं ना कहीं जिसकी भागीदारी समाहित है, ठीक है। तो ये हमारे कौन से 2 याद है, सामान्य शक्तियों में कार्यपालिका देखेंगे, और कार्यपालिका में आपको मोटी मोटी चीज़ें हम जो देखेंगे कि एक तो नियुक्ति से संबंधित आ रही कार्यपालिका में, नियुक्ति के बाद एक हमारे देश का नाम जो है वो किसके आधार, राज्य का नाम किसके आधार पर चलता है, साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। और यदि कोई निर्णय ले लिया गया और इसको नहीं पता तो उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। यदि विधायी शक्ति देखते हैं तो संसद का सत्र राज्य विधानमंडल का सत्र बुला सकता है, सत्र अवसान कर सकता है और उसको विधानमंडल को विघटित कर सकता है। जब भी सत्र प्रारंभ होता है तो उसमें अपना अधिभाषण देता है, संदेश भेज सकता है। तो ये सारी किस्में आ गई व्यवस्थापिका में। उसके अलावा जो है वो न्यायिक शक्तियाँ जो भी मैंने चर्चा आपके करी दी है कि महाधिवक्ता होता है जो उसको हमारा, उसके अलावा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विषय में और हमारे राज्य जिला लेवल के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद आती है वित्तीय में, बजट रखता है, इसी के माध्यम से रखवाया जाता है कि बजट जो है ये रखा, तो बजट के ऊपर इसकी पूर्ण अधिकार होता है। उसके अलावा जो हमारा वित्तीय आयोग पंचायत राज्यों के लिए नियुक्त किया जाता है, वित्तीय आयोग उसकी नियुक्ति ये करता है। तो यानी वित्त से संबंधित भी हमारे राज्यपाल को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यदि हम उसका दूसरा पार्ट देखते हैं तो दूसरा पार्ट स्टूडेंट जो हैं वो है स्वविवेकीय शक्तियाँ। स्वविवेक का मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ ऐसी स्थितियाँ हो जाती है, ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है कि उसे अपने विवेक से काम करना पड़ता है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कैसे कि जब 2 व्यक्तियों को बराबर मत प्राप्त हो जाते हैं, जैसे विधानसभा में 2 हमारी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, या कोई भी पार्टी ले लीजिए आप, आम आदमी पार्टी, कोई भी, यदि 2 को बराबर मत प्राप्त हो गया तो फिर मुख्यमंत्री किसका बनाए, ठीक है ना। या फिर जैसे मान लीजिए कि एक पार्टी है, उसने 4-5 पार्टी से गठजोड़ कर लिया, गठबंधन कर लिया, तो उन 4-5 पार्टियों में से किसको मुख्यमंत्री बनाए, तो वो क्या होगी, स्वविवेकीय शक्ति, कि उसके विवेक पे निर्भर करता है कि 2 व्यक्ति बराबर के हैं उनमें से वो किसको बनाएगा। जैसे 2005 में एक बार ऐसा हुआ था कि नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों लगभग समान थे, तो उन्होंने अपने स्वविवेक का, नीतीश कुमार के हालांकि कुछ वोट ज़्यादा थे, लालू के कम थे, लेकिन अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उन्होंने लालू यादव को इस पद पर नियुक्त कर दिया, मुख्यमंत्री बना दिया था। तो इसका मतलब क्या है कि स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। दूसरा था, मैंने संविधान जन्य बोला है, कुछ चीज़ें संविधान जन्य ऐसे हैं कि कोई भी जब विधेयक बनता है तो उस विधेयक में क्या होता है, वो विधेयक यदि राज्य का है तो राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में होगा, लेकिन
कुछ विधेयक जो हैं उनको राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए जो है वो सुरक्षित रख लेता है, राष्ट्रपति को भेज देता है। तो उसकी स्वयं की शक्ति हुई कि भेजे तो भेजे, नहीं ना भी भेजे, उसकी मर्जी पे है वो डिपेंड। तो वो क्या है, संविधान जन्य, यानी हमारे अनुच्छेद 200 और 201। 200 में क्या है, विधेयक के संबंध में हमारे राज्यपाल को 4 स्थितियाँ जो है 4 अधिकार प्राप्त हैं, और 201 में क्या है कि वो राष्ट्रपति को कोई भी विधेयक भेज सकता है, उसके लिए आरक्षित रख सकता है। तो यानी कि हमारी संविधान जन्य और स्वयं परिस्थितियाँ जो उत्पन्न होती, परिस्थिति जन्य, ये 2 जो हैं उसकी स्वयं की शक्तियाँ भी उसको प्राप्त होती हैं। स्टूडेंट, आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, या आर्टिकल ऐसे होते हैं कि जो हम याद नहीं रख पाते हैं, तो उस आर्टिकल को हम याद कैसे रखें, ठीक है। तो वो एक तरीका बताती हूँ कि हमें कैसे याद रखना है, क्या कहाँ हमें जोड़ तोड़ करना है ताकि वो अनुच्छेद हमारे निकल कर आ जाएं। तो एक मैथमेटिक फॉर्मूला है जो आप अप्लाई करोगे तो शायद आपको मिल जाएगा कि जिन लोगों ने केंद्र सरकार के आर्टिकल यदि याद कर लिए हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, इनसे संबंधित यदि उसने अनुच्छेद याद कर लिए हैं तो फिर उसे राज्य सरकार के अनुच्छेद याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, और उसको यदि आप करोगे तो वो शायद सटीक आपके बैठेगा। जब भी आप देखेंगे कि अनुच्छेद 111 से नीचे हैं, यानी केंद्र सरकार का कोई ऐसा अनुच्छेद है जो 111 से नीचे है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको कि 79 में हमारी संसद होती है, 79 11 से नीचे है ना वो, तो 11 से नीचे है तो हम उसमें क्या जोड़ देंगे, हम जोड़ देंगे स्टूडेंट उसमें क्या, 89। और यदि 112 अरे उससे ऊपर है तो फिर हम उसमें इसमें जोड़ेंगे हम 90 और इसमें जोड़ेंगे हम 89। और जब आप ऐसा करोगे, इससे ऊपर और इससे नीचे ऐसा करोगे, तो आपको वही स्थिति मिलेगी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। यानी कि हमें जो है इस तरह जोड़ना होता है कि 90 जो है यदि हम जोड़ते हैं इसमें तो वो कितना हो जाएगा, 90 इसके साथ जोड़ेंगे तो वही कंडीशन आएगी जो कि हमारी केंद्र सरकार में आती है, और वो अनुच्छेद हम सारे अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके अनुच्छेद कितने हैं, 152 से लेकर कहाँ तक हैं, 237 तक। राज्य के यही तो थे, मैंने आर्टिकल यही तो लिखवाए थे आपके भाग 6 में। तो यानी कि जब ये कब बनेंगे, जैसे मान लीजिए 111 है और 111 में यदि हम 90 जोड़ते हैं तो कितने हो ये 201 हो गए ना। अब 201 में वही चीज़ है विधेयक से संबंधित जो कि इसमें आती है, ठीक है। तो आपको यानी कि ये जो आर्टिकल्स हैं जितने हमने देखे हैं उनमें यह है कि 11 से कम है 111 से तो 90 जोड़ना है, और यदि 111 से ज़्यादा है तो हमें कितना जोड़ना है, तो हमें जोड़ना है कितना, 89। अब स्टूडेंट्स ये हमारे आपके समझ में आ गई होगी शायद कि जब भी ऐसा हो कि आपको लगे कि ये जो है हमारा जो है केंद्र सरकार के से कम आर्टिकल है तो आपको ये जोड़ना है। और यदि देख लिया कि 112 से ऊपर है, माना 13, 14, 8, जैसे विधेयक के संबंध 108 आता है हमारा, तो 108 है तो इसका मतलब है कि हम 90 जोड़ देंगे उसमें, ठीक। यदि 13, 14 कोई आता है तो उसका मतलब है कि हम 89 उसमें जोड़ देंगे। तो वही स्थिति आएगी 89 के बाद जोड़ने से, जो केंद्र में आती है वही फिर राज्य की स्थिति होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि 90 है तो स्थिति जो है वो उस हिसाब से आएगी, और 89 है तो स्थिति उस हिसाब से आएगी। अब अगले हम जो चर्चा कर रहे हैं इसी पे, यह है स्टूडेंट्स, ये हम कार्यपालिका शक्ति देख रहे थे कि कार्यपालिका की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। तो मैं जो है फास्टली आपको रिवीजन करा देती हूँ कि कार्यपालिका की शक्ति में क्या होगा। सबसे पहले तो यह होता है, हम आर्टिकल से देखें तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग तो हमें जो कुछ चीज़ें बाद में मिलेंगे, कोई पहले मिलेंगे, वैसे देखते हैं तो वो चीज़ें उलट फेर हो जाता है, लेकिन हम आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही देखते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद जो लेते हैं 154, यहीं से स्टार्ट होता है।
53 में दिया है कि किसी राज्य का एक व्यक्ति जो है एक राज्य का राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको क्या कर दिया कि वो एक से ज़्यादा राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है। लेकिन अब जो है 54 में क्या है, 154 में आ जाता है। इसमें क्या है कि कार्यपालिका की शक्ति का उल्लेख है। कार्यपालिका की शक्ति का उल्लेख कैसे है कि कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, राज्यपाल में। कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, उनका प्रयोग वो स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। ठीक है, दोनों में से किसी के माध्यम से भी वो कर सकता है। तीसरा है, अगला है कि 163, आपको सीधा जो है 154 के बाद 163 पे जाना है, क्योंकि राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ जो है 154 है, 163 है, 164 है, 65 जो है वो हमारा महाधिवक्ता आ जाता है, फिर 166 है, 67 है, ऐसे जो है ना आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो अगले जो है हमारे 163 है, 163 में क्या होगा कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री। ठीक है, ये वर्ड हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि 163 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मुख्यमंत्री होगा, सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा, और उसका नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री। मैंने दोनों को साथ लिख दिया ताकि आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो कि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद दोनों ही इसमें आते हैं। क्यों, मंत्री परिषद की सलाह लेता है, लेकिन उसका नेता कौन है, प्रधानमंत्री, तो मुख्यमंत्री के बिना तो कोई काम होगा ही नहीं। उसके अलावा क्या है कि राज्यपाल जो है किसमें दिया गया है, ये दिया गया 164 में, अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 में क्या दिया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो यानी मुख्यमंत्री की अकेला करता है, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो किससे की जाती है, सलाह से की जाती है। उसके अलावा जो है ये हमारे 164वें आर्टिकल में दिया गया है। अगला है 166 में, क्या है 166 में है कि राज्य की कार्यपालिका संबंधी जितने भी कार्य हैं वो सभी कार्य जो हैं राज्यपाल के नाम से होते हैं। ठीक, सारे कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं, इसीलिए हमारे 166 में क्या है कि राज्य की कार्यपालिका संबंधी सारे कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। 166 में ऐसा दिया गया है। अगला है कि 167 में क्या है, मुख्यमंत्री के कार्य, कि मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्य होते हैं। ध्यान रखना है आपको कि 167 में क्या है, मुख्यमंत्री के कार्य। और मुख्यमंत्री के कार्य क्या होते हैं, मुख्यमंत्री का पहला कार्य तो होता है स्टूडेंट्स कि प्रशासन और जो विधायी कार्य हैं उनके संबंध में वो राज्यपाल को जानकारी देता है। ठीक है, जब वो मांगता है। और दूसरा क्या है कि जब राज्यपाल को ऐसा लगे, इसका दूसरा पॉइंट ऐसा लगे कि किसी मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय ले लिया लेकिन उसने मंत्री परिषद के माध्यम में बीच में नहीं रखा है, तो वो राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री को कह सकता है कि उसको पटल पे रखवाया जाए। इसके बारे में भी वो उससे जो है वो कह सकता है। तो ये थी हमारे कार्यपालिका संबंधित कुछ चीज़ें जो हमने देखी। आगे और हम और देख रहे हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हम जो कार्यपालिका की और जो शक्तियाँ हैं वो भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। एक तो क्या है कि राज्य की जो विश्वविद्यालय होती हैं, जैसे हमने देखा है कि केंद्र की जो विश्वविद्यालय होती हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तो कौन होते हैं, राष्ट्रपति। और यदि हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य के कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यपाल। अगला है कि राज्य की विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं, जिसको हम बीसी बोलते हैं, कुलपति, उन कुलपतियों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, कुलाधिपति खुद होता है और कुलपतियों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। उसके अलावा अनुच्छेद 165 में क्या है कि वो महाधिवक्ता जो हमारा राज्य का प्रथम न्यायिक सलाहकार, जो कानूनी सलाहकार होता है, विधिक सलाहकार होता है, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। उसके बाद 213, मैंने 123 जो है हमने राष्ट्रपति के समय पढ़ी थी, अध्यादेश की शक्ति क्या होती है, आप एक बार देख ले प्लीज़, राष्ट्रपति का वीडियो देख ले, उसकी शक्तियों में जरूर है, आपको अध्यादेश का पूरा विस्तृत वर्णन मिलेगा। तो 213 जो है वो अध्यादेश जारी करने की, यानी कि 123 में राज्यपाल को है और 213 में किसको है, किसको, राज्यपाल को। उसके बाद क्या है कि जब हमारी विधानसभा या जो हमारा विधानमंडल, जब उसका सदन स्टार्ट होता है तो उस सदन में क्या होता है कि राज्यपाल एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव करता है, जिसको बोलते हैं प्रोटोम स्पीकर। अब प्रोटोम स्पीकर क्या होता है कि नया अध्यक्ष चुना जाए।
नए अध्यक्ष चुनने के लिए राज्यपाल जो है किसी भी व्यक्ति को उसी में से एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लेता है। ये पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, अध्यादेश का भी आपसे आर्टिकल पूछवा लेते 213, 123, ठीक है। अब एक ही प्रोटोम स्पीकर जो है उसकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है, वो भी राज्यपाल ही करता है। क्यों करता है, क्योंकि स्थायी जो अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति करने के लिए ये नियुक्ति करता है। उसके अलावा जो है जो राज्य की लोक सेवा आयोग है इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन इसको हटाने का कार्य किसका है, ये याद रखना है आपको कि राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन उसको हटाने का कार्य जो है वो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को। उसके अलावा जो हमारा वित्तीय आयोग है, जो हमारे पंचायत राज्यों के लिए जो करता है वित्त की व्यवस्था, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल। हमारा निर्वाचन आयोग जो हमारे पंचायतों के लिए जो चुनाव करवाता है हमारा निर्वाचन आयोग, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। अगली जो है हमारे कार्यपालिका की शक्ति में जो है वो इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट पहले हमारे मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो है उसमें क्या था, एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करता था राज्यपाल, ठीक। यानी जो मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो राज्य हैं उनमें एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करता था राज्यपाल। वर्तमान समय में यानी 94 में एक संविधान संशोधन हुआ था 2006 में, और 94 में संविधान संशोधन 2006 के बाद अब क्या हो गया है, अब हो गया है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी जनजातीय मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है। यानी 4 राज्यों में जनजातीय मंत्रियों की नियुक्ति होती। कौन से राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उसके बाद जो है 333 में, 331 में जो है वो तो लोकसभा में नियुक्त करता है, और 333 में जो है वो एक आंग्ल भारतीय को भी मनोनीत करता है। एक आंग्ल भारतीय का मतलब होता है कि जब आंग्ल भारतीयों को उसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो एक आंग्ल भारतीय मनोनीत करता है 333 में। 171 में क्या करता है, 171 में क्या करता है, 171 में करता है कि जो राज्य की विधान परिषद होती है उस विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जितने सदस्य हैं उनका 1/6 भाग। उसके अलावा वो व्यक्ति कैसे होते हैं, तो वो होने चाहिए साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और कैसा, सहकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति वो होना चाहिए। उसके अलावा जो है राज्यपाल जो है हमारी राज्य जो विधानमंडल है उसका एक अभिन्न अंग होता है, क्योंकि राज्य विधानमंडल जिन राज्यों में 2 सदन हैं जब तो 2 सदन से, अन्यथा तो किससे मिलकर बनती है, राज्यपाल और विधानसभा से। और जैसे 8 राज्यों में पहले बात की थी तो यदि उसको मिला दिया जाता है तो विधान परिषद, तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर क्या बनती है, राज्य विधान मंडल। और जहाँ पे विधान परिषद नहीं है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, राज्यपाल और विधानसभा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे आज जो थी वो कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और इससे एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जितने भी फैक्ट थे मैं आज खोज के लाई हूँ, सारे फैक्ट सारे मैंने देखे हैं और आपको अच्छे से पढ़ना है इस वीडियो को। और यदि आपको सही लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।